अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें।
भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल 1 आध मिनट मज़ीद वेट करूँगा, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जी, ये ऑटो जीमेल सेंड क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। ऑटो जीमेल सेंड, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ऑटो जीमेल सेंड क्या होता है। ऑटो जीमेल सेंड ज़रा इमरान से बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑटो जीमेल क्या होता है। मुझे ऑटो जीमेल सेंड का नहीं मालूम, अपना सवाल ज़रा क्लियर कर दें। उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट कर ली होगी। लास्ट डे जो हमने क्रड को कंप्लीट किया था, साथ में हमने सेशन पढ़ा था, लॉगिन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो बना लिया होगा और सब स्टूडेंट्स को वो क्लियर होगा। तो अभी हम पहले फाइनल असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। आज हमारा PHP ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, टूल किट और साथ में क्रड बनाना। और आज हम फाइनल असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और मैं भी अगर कुछ वक्त बचा तो 1 आध फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। और कल से हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाएंगे और वर्डप्रेस की कुछ बेसिक्स को देखने के बाद हम वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की बात करेंगे, प्लगइन डेवलपमेंट की बात करेंगे, थीम डेवलपमेंट की बात करेंगे और डीप लेवल पे उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। तो अब PHP को यूटिलाइज़ करने का वक्त आ गया कि हम PHP को यूटिलाइज़ करके कुछ चीज़ें बना लें, कुछ पहले से बनी हुई चीज़ों को कस्टमाइज़ कर लें, कुछ बग फिक्सिंग कर लें। तो ज़रा फोकस होकर साथ रहिएगा। अभी तक स्टूडेंट्स हमें मज़ीद नहीं ज्वाइन कर पाए, तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को। आप लोगों से गुजारिश है कि इन लेक्चर्स को कतई मिस ना करें। अब हमने टूल किट पढ़ ली है और अब हम सॉफ्टवेयर बनाते चले जा रहे हैं। डेली बेसिस पे हम बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और हर एक की वर्थ बहुत ज़्यादा है। अगर उनमें से कोई एक असाइनमेंट क्लाइंट की तरफ से आपको मिलती है तो वो उसकी वर्थ $100 हो सकती है, 100, 200, 300, इवन के 500 और $1000 तक भी इनकी वर्थ जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रा फोकस होकर हमारे साथ रहिएगा। देखें जी, जब डिपेंड करता है कि एडमिन पैनल कैसा है। तो अगर तो हर एक रोल का वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक रोल के लिए अलग से एडमिन पैनल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एक एडमिन है, सुपर एडमिन है, उसके लिए एडमिन पैनल अलग होगा और उसको मे भी सब एडमिन पैनल्स की एक्सेस हो। एक मैनेजर है, मैनेजर का एडमिन पैनल टोटली अलग होगा, उसकी क्या कहते हैं, सारी फाइल्स ही अलग होंगी। और एक सुपरवाइजर है या इस तरह का कोई रोल है, उसका एडमिन पैनल टोटली अलग होगा, सारी फाइल्स अलग होंगी। अभी मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको सुन लो फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। तो अगर हर एक की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है और कम्प्लेक्स है तो हर एक के लिए एडमिन पैनल्स अलग बनाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट टीम क्या डिसीजन लेती है। तो मोस्टली जब कम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं तो डेवलपर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हर एक का एडमिन पैनल अलग हो,
तो लिहाजा चेक लग जाएंगे शुरू में। जैसे यूज़र लॉगिन होगा तो देखेंगे कि इसका रोल क्या है, रोल के हिसाब से उसको उसके एडमिन पैनल में रीडायरेक्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जिसका रोल एडमिन है तो उसको एडमिन डॉट PHP पे सेंड करवा देंगे, और जिसका रोल मैनेजर है मैनेजर डॉट PHP पे उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे, और इसी तरह से on। और अगर कोई ख़ास फंक्शनैलिटी हर एक नहीं काम नहीं कर रहा, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक 2-4 फॉर्म एडिट कर रहा है, 2-4 रिपोर्ट्स बना रहा है, हर रोल यही काम कर रहा है, तो फिर एक ही एडमिन पैनल सबके लिए होता है और सभी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आगे जाके हम देखेंगे वर्डप्रेस एक ही एडमिन पैनल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बस उसमें फिर होता यूँ है कि चेक्स लग जाते हैं। एडमिन पैनल फॉर एग्जांपल एडमिन डॉट PHP के नाम से एक एडमिन पैनल की फाइल होगी, उसकी लेआउट बना ली जाएगी, और लेआउट्स में जहाँ मेन्यू लग रहे होंगे वहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस लग जाएंगी कि अगर रोल आईडी या रोल एडमिन है तो सारे के सारे मेन्यू डिस्प्ले करवा दो, और अगर रोल मैनेजर है तो उसमें से 75% मेन्यू शो करवा दो। अगर एक बिल्कुल आम यूज़र है तो उसको 25% मेन्यूज शो करवा दो। तो जो जो मेन्यूज आपने शो करवाने हैं वो उसकी इफ की बॉडी में रखते चले जाएंगे और वो शो हो जाएंगे और बाकी शो नहीं होंगे। तो हर एक एडमिन डॉट PHP पे जाएगा, रोल के हिसाब से उसके जो है वो ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाएंगे। आगे जाके हम थोड़ा सा वर्डप्रेस नेक्स्ट कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे यूज़र्स में आपको नज़र आएगा ये फंक्शनलिटी जो मैं कह रहा हूँ। उम्मीद है बात क्लियर होगी। तो ये डेवलपमेंट टीम पे डिसीजन डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं कि सेपरेट हर एक यूज़र के लिए, हर एक रोल के लिए सेपरेट एडमिन पैनल बनाया जाए, या फिर एक ही एडमिन पैनल सबको ऑफर कर दिया जाए कि ये सभी इसी एडमिन पैनल को यूज़ करेंगे। कभी विजेट्स भी बना लिए जाते हैं, ऐसा होता है एडमिन पेज एक ही होता है लेकिन मेन्यू डायनामिक हो जाते हैं, हर एडमिन पैनल के लिए अलग मेन्यू बना होता है, और वो कुछ भी बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी सूरतें हैं काम करने की। तो जब आपकी बिजनेस लॉजिक क्लियर हो जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ उम्मीद है बात क्लियर होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इंशाल्लाह QA सेशन में आप दोबारा बात कीजिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलें जी, अब हम फाइनल असाइनमेंट पे चलते हैं। और PHP की ये फाइनल असाइनमेंट है, सबके लिए ज़रूरी है, सभी इसको करेंगे। और जिसने पिछली सारी असाइनमेंट्स की होंगी उसके लिए ये बहुत इजी होगी। कुछ नया इसमें आएगा बट वो इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना ट्रिकी नहीं होगा, आप आसानी से उसको समझ पाओगे। और जिसने पिछली असाइनमेंट्स को मिस कर दिया होगा, उसको नहीं आती होंगी, CRUD बनाना नहीं आता होगा, DB का कुछ आइडिया नहीं होगा, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो इसलिए मैंने इस वीकेंड एक लंबा टाइम आपको दिया था। लास्ट डे हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था और आपको कहा था कि इस वीकेंड पे आप लोग अपनी चीज़ों को कवर कर लें। तो उम्मीद है आपने कर ली होंगी। बहरहाल हम आगे चलते हैं। चलें जी, ये हमारी फाइनल असाइनमेंट है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, इसको समझिएगा। आपने इसको खुद से करना है, थोड़ी सी हेल्प मैं आपको करूँगा। हमने क्लास के दौरान ही इसको सेट करना है, इस असाइनमेंट को बनाना है। जो इसको बना लेगा तो ऑलमोस्ट डेटाबेस डिज़ाइन भी उसको समझ में आएगा और कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करना भी उसको आ जाएगा। तो चलें देखते हैं। हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है। हम ऑलमोस्ट इस पे काम कर रहे हैं, यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीक में हमने जो करंट बनाया वो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही था, बरला बस को थोड़ा सा इन्हांस करना है और उसकी सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, आपको इसको इस सेंस में लें कि क्लाइंट है, अपवर्क पे आपके पास आया है, उसने ये स्लाइड्स आपको सेंड कर दी हैं और उसने कहा है कि ये चीज़ मुझे बनानी है। आपने इसका बजट भी निकालना है, आपने इसका टाइम भी निकालना है और आपने उसको बना के भी देना है। तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
अपने पास सेव कर लें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के तौर पे और इसको करना शुरू कर दें। जो भी आपको इस बात समझ में नहीं आएगी आप मुझसे पूछिएगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कहते हैं तो कर देता हूँ। क्या ख्याल है जी, कुछ एक्सप्लेन करूँ या आप ही इसको देखेंगे? थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या आप इसको समझेंगे। ये भी मुमकिन है कि आप लोग अभी मैं एक्सप्लेन ना करूं, आप इसको समझने की कोशिश करें जितना आपको समझ में आ जाए, और जो समझ में नहीं आए आप मुझसे क्वेश्चंस करें। जैसे क्लाइंट कम्युनिकेशन में होता है कि क्लाइंट एक फ़ाइल या 2 फाइल्स या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ सेंड कर देता है कि ये मैंने चीज़ बनवानी है। फिर हम लोगों का काम होता है, फ्रीलांसर्स का काम होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, 100% समझ के फिर उसको डेवलपमेंट शुरू करें या उसकी प्राइस कोट करें और उससे फर्दर कम्युनिकेशन करें। तो स्टूडेंट मोस्टली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते, तो ये एक टेस्ट केस भी हो जाएगा हमारे लिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे समझा जाता है। 100% यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सब को समझना है और समझ के आप मुझसे कम्युनिकेट करें। जो बात पूछेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। तो ये भी मुमकिन है कि आज हम इसको एक्सप्लेन ना करें, कल अर्ली मॉर्निंग हम इसको डिस्कस कर लें। आप लोग को जो बात समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज मैं कल सुबह इसको सारी की सारी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। तो एक दिन आपको मिल जाएगा इसको सोचने में, इसको समझने में, थोड़ा सा वर्क अराउंड करने में, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ज़रा मुझे सजेस्ट कीजिएगा क्या किया जाए। एक सूरत तो यह है कि अभी मैं सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये पता चल जाएगा कि बनाना क्या है, और एक ये है कि आप अभी इसको समझ लें, कोशिश करें आज का दिन इस पे लगाएं। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बनाना शुरू कर दें। नहीं समझ में आए आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये क्या है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसको आंसर करूंगा और कल सुबह डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों में से जो भी सूरत आपको पसंद हो आप बता दीजिएगा, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। ये ऑप्शनल है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको चॉइस दे दी। जी, 2 लोगों ने कहा। शहजाद साहब का तो कहना मोतबर नहीं है कि इन्होंने कौन सा कुछ करना होता है। शहजाद साहब की अभी कोई असाइनमेंट मेरे पास नहीं आई, कोई फीडबैक नहीं आया कि आपने कुछ किया है कि नहीं किया। अच्छा जी, एक्सप्लेन कर दें। एक एक साहिब और बता दें जी, कोई एक और। चलें जी, मैं तो चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा टाइम लेते, एक दिन इसको समझने की कोशिश करते ताकि आपको फ्रीलांसिंग भी कदरे अंदाज़ा होता, लेकिन आप नहीं समझना चाह रहे तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाना है हमने। सिस्टम के अंदर क्या होगा ये पहली लाइन में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्या है, हमने एडमिन को ये एक्सेस देनी है कि वो कोर्स डिग्री और स्टूडेंट कोर्स डिग्री को डिफाइन कर सके और स्टूडेंट को डिग्री में ऐड कर सके। स्टूडेंट्स आते जाएं, सिस्टम में ऐड होते चले जाएं, फिर कोर्सेज सिस्टम में ऐड किए जा सकें, फिर डिग्रीज ऐड की जा सकें, और फिर स्टूडेंट को किसी न किसी डिग्री में इनरोल भी किया जा सके। तो एडमिन को हमने ये एक्सेस देनी है, जर्नलिकली ये काम करना है कि एडमिन सिस्टम में लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद वो कोर्स डिग्री और स्टूडेंट्स क्रिएट कर सके और फिर उसके अगेंस्ट स्टूडेंट को किसी न किसी डिग्री में इनरोल कर सके। थर्ड लाइन पे चलते हैं। आपने एक क्रड बनाना है कोर्सेज को लेके। कोर्सेज का एक टेबल बनेगा और उसका एक क्रड बनेगा, ऐड, एडिट और डिलीट फ्रॉम कोर्सेज को ऐड किया जा सके, एडिट किया जा सके, डिलीट किया जा सके। तो कोर्सेज हमको मालूम है क्या होते हैं। कोर्सेज टेबल की जो कॉलम्स हैं वो भी दिए गए हैं 4th लाइन पे। हर कॉलम के अंदर हर कोर्स की आईडी होगी, हर कोर्स का एक नेम होगा और उसके कुछ क्रेडिट आवर्स होंगे। आपको मालूम है क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। तो कोर्स के 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, आईडी, नेम और क्रेडिट आवर्स। कोर्स क्रड बनेगा, उसके कॉलम्स क्या होंगे ये भी बता दिए गए। अब आपने क्रड बनाना है जो हमने चंद दिन पहले लास्ट वीक डिस्कस किया था। जब आपका कोर्स बन जाए
एडिट डिलीट हो जाए तो देन फिर आप डिग्री मैनेजमेंट मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। कोर्स मॉड्यूल बन चुका, अब डिग्री मैनेजमेंट मॉड्यूल आएगा। और डिग्री मैनेजमेंट में क्या होगा कि एडमिन डिग्री को ऐड कर सके, एडिट कर सके और डिलीट कर सके। तो जो कोर्स के साथ किया था वही हमने डिग्री के साथ करना है। डिग्री को ऐड, एडिट, डिलीट करना मुमकिन हो एडमिन के लिए। और डिग्री टेबल में क्या कुछ होगा, तो डिग्री टेबल में ये डेटाबेस की बात है, आईडी होगी, नेम होगी और फी कॉलम होगा। हर डिग्री की कोई ना कोई फी भी होगी। तो डिग्री में एक आईडी होगी, एक नेम होगा और एक फी का कॉलम होगा। नेक्स्ट, और अब जरा तवज्जो से ये सेकंड लास्ट लाइन को समझिएगा। डिग्री एडमिन को ये एक्सेस मिलनी चाहिए कि एडमिन कोर्सेज को डिग्रीज में ऐड कर सके। कौन सा कोर्स कौन सी डिग्री में जाएगा ये ऑप्शंस उसको देनी है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कोर्सेज डिग्री में ऐड होंगे और स्टूडेंट डिग्री में ऐड होंगे। कोर्सेज को हर कोर्स डिग्री में जाएगा किसी ना किसी डिग्री में। तो हर डिग्री के अंदर कितने कोर्सेज होंगे ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इधर से ये लाइन इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कोर्सेज किसी ना किसी डिग्री में होंगे। एडमिन कोर्सेज ऐड करने के बाद उनको किसी डिग्री में असाइन भी कर सके, ये उसको फैसिलिटी देनी है। और इसकी सूरत क्या होगी, कैसे इसकी यूआई डिजाइन बनाया जाएगा, लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि इसका यूजर इंटरफेस कैसे होगा। कोर्सेज को डिग्री में ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा या उसकी स्क्रीन क्या बनेगी, ये बताया गया लास्ट स्क्रीन में। कि होगा यूं कि आप एक पेज बनाएंगे, पेज के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लगाएंगे, मल्टीपल डिग्रीज उस ड्रॉप डाउन में आ रही होंगी। ड्रॉप डाउन से आप डिग्री सिलेक्ट करेंगे, कोई भी डिग्री, और नीचे ड्रॉप डाउन से नीचे सारे के सारे कोर्सेज जो कोर्सेज के टेबल में पड़े हुए हैं वो सारे अपेयर हो रहे होंगे चेक बॉक्सेस के साथ। तो यूजर या एडमिन जब डिग्रीज में कोर्सेज ऐड करना चाहेगा तो इस पेज को खोलेगा, ड्रॉप डाउन से डिग्री सिलेक्ट करेगा और नीचे चेक बॉक्सेस में जितने भी कोर्सेज हैं वो मौजूद होंगे। और जो कोर्स उस डिग्री में ऐड करना चाहेगा उसको चेक करता चला जाएगा। जितने कोर्सेज को वो चेक कर देगा और नीचे सबमिट का बटन होगा, सबमिट के बटन पे हिट करेगा तो सारे के सारे वो कोर्सेज जो चेक्ड हैं वो उस डिग्री में जाके ऐड हो जाने चाहिए। ये एक डीपी रिलेशन है, हमने अभी तक इनको नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा हमने उनको पॉज कर दिया था ताकि वक्त आए तो हम उसको पढ़ पाएं। तो अब ये रिलेशन आप लोगों ने डिफाइन करना है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग टेबल बना लें, क्रड बना लें। लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन इनको इंप्लीमेंट करने से पहले आप पहले सारे काम कर लेंगे तो फिर ये लास्ट 2 लाइन इंप्लीमेंट होंगी। तो मैं ये फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आप टेबल्स मल्टीपल बना लेंगे। कल कोशिश करता हूं कि आज ही उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करूं। यहां पे रिलेशन डिफाइन किया गया है टू इंक्लूड कोर्स इन डिग्री। कोर्स को डिग्री में डालने के लिए आप 1 to many का रिलेशन बनाएंगे। 1 to many का रिलेशन, 1 to many का रिलेशन क्या होता है अभी 1 आध मिनट में मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट, स्टूडेंट मॉड्यूल होगा, एडमिन स्टूडेंट ऐड, एडिट, डिलीट कर पाएगा और उनको रिस्पेक्टिव डिग्री में ऐड कर पाएगा। तो स्टूडेंट मॉड्यूल तो आप लोगों ने बना लिया हुआ है, अब उसको बस डिग्री में ऐड करवाना बाकी है। स्टूडेंट टेबल में क्या कुछ होगा ये भी बताया गया है। स्टूडेंट टेबल में आईडी, नेम और डिग्री कॉलम्स होंगे। स्टूडेंट टेबल में आईडी, नेम और डिग्री कॉलम्स होंगे। हमने बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, कोई बात नहीं, आप बस एक डिग्री का कॉलम उसमें बनाइएगा। हम लोगों ने डिग्री का कॉलम नहीं बनाया हुआ, मैंने जो टेबल आपको दिखाया था उसमें डिग्री का कॉलम था। फाइनली जनरेट द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम डेटा। ये रिपोर्ट्स हमने बनानी है 3, ऑल स्टूडेंट्स एंड देयर डिग्रीज।
स्टूडेंट सारे के सारे एक पेज पे लिस्ट हो सकें और उनके साथ उनकी डिग्रीज भी आनी चाहिए कि वो किस डिग्री में इनरोल है। ड्रॉप डाउन टू फिल्टर बेस्ड ऑन डिग्री, एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए जिससे हम फिल्टर कर सकें कि स्पेसिफिक डिग्री के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स इनरोल हैं। तो उस ड्रॉप डाउन को जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी खास डिग्री को, फॉर एग्जांपल BScs हम ऐड उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो नीचे तमाम वो स्टूडेंट्स नज़र आने चाहिए जो BScs में इनरोल हैं, बाकी डिग्रीज के स्टूडेंट नहीं आने चाहिए। ड्रॉप डाउन फिल्टर होना चाहिए फीस की बेस पे, तो जिन लोग स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवा दी है, जिन लोगों ने नहीं करवाई उनके हिसाब से एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए। तो जैसे फी वाले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे तो वो उस हिसाब से यूज़र स्टूडेंट्स नीचे दिखने चाहिए। और ड्रॉप डाउन बेस्ड ऑन कोर्स, ये तीसरा फिल्टर होगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपके लिए QA सेशन स्टार्ट करता हूँ, आप बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा वन टू मैनी रिलेशन को बता देता हूँ कि वो क्या होगा। मेरे ख्याल थोड़ा सा QA सेशन हो जाना चाहिए ताकि आप लोगों की क्यूरीज को आंसर किया जा सके। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो QA सेशन के जरिए से पूछ सकता है, अदरवाइज मैं रिलेशंस को बयान करने लगा हूँ कि रिलेशंस क्या होते हैं टेबल्स के दरमियान। तो आप क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो। अच्छा जी, शायद इधर से अच्छे तरीके से बात समझ में नहीं आएगी, तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहाँ से कुछ एक्सेल शीट के ज़रिए से हम बात समझते हैं। वन टू मैनी तीन तरह के रिलेशंस होते हैं, उन तीन तरह के रिलेशंस को ज़रा समझिएगा वो क्या होते हैं। दो टेबल्स के दरमियान, डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होते हैं उनके दरमियान चंद तरह के रिलेशन होते हैं। वो रिलेशन क्या है ज़रा समझ लीजिएगा उनको। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं, स्टूडेंट, फिर उसके बाद टेबल होगा कोर्सेज, फिर आएगा डिग्रीज, और ये तीन ही थे हमारे पास टेबल्स। ज़रा तवज्जो से देखिएगा, ज़रा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से बात आपको समझ में आ जाए। आपको अगर समझ में ना आए तो आप ज़रा मुझसे क्वेश्चन करते रहिएगा। तीन टेबल होंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर, एक आईडी होगी, नेम होगा, और बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। कोर्सेज के टेबल में भी आईडी होगी, नेम होगा, और डिग्री के टेबल में भी आईडी होगी, नेम होगा,
और सॉरी, डिग्री का नेम और साथ में फी। ऑलमोस्ट ये चीज़ें तो सब में हैं। मजीद देख लेते हैं ज़रा रेफरेंस के लिए अपने। आपके सामने कोर्सेज के टेबल में आईडी नेम और क्रेडिट आवर्स हैं। कोर्सेज के टेबल में आईडी नेम और क्रेडिट आवर्स भी हैं। तो ये देखिएगा, कोर्सेज के टेबल में हम क्रेडिट आवर्स को भी ऐड कर लेते हैं। क्रेडिट आवर्स भी आ गए। स्क्रीन आपके लिए उम्मीद है क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा जूम वैसे ही कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि चीज़ें आपको ज़रा स्मूथ नज़र आएँ। अब ज़रा देखिएगा डीबी पर्सपेक्टिव से। डीबी पर्सपेक्टिव से हमने इन टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या होता है? ताल्लुक, निस्बत। दो टेबल्स के दरमियान, ये एक टेबल है कोर्सेज का, ये एक स्टूडेंट का है या डिग्री का है। दो टेबल्स के दरमियान तीन तरह के रिलेशन हो सकते हैं। वन टू वन का रिलेशन, वन टू मैनी का रिलेशन और मैनी टू मैनी का रिलेशन। वन टू वन का रिलेशन, वन टू मैनी का रिलेशन और मैनी टू मैनी का रिलेशन। तीनों को जरा समझिएगा, तीनों क्या होते हैं। वन टू वन, वन टू वन रिलेशन क्या होता है? एक टेबल की, एक टेबल का कोई रिकॉर्ड दूसरे टेबल के किसी रिकॉर्ड के साथ, किसी एक ही रिकॉर्ड के साथ अटैच हो सकता है, मल्टीपल के साथ अटैच नहीं हो सकता। एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के रिकॉर्ड के साथ, किसी एक रिकॉर्ड के साथ अटैच हो सकता है, मल्टीपल के साथ नहीं हो सकता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि कोई एक टेबल दूसरे टेबल के साथ, दूसरा टेबल पहले टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ एक एक के साथ ही अटैच हो, एक से जायद के साथ ना हो। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? चलें, इसकी कोई एग्जांपल मेरे जहन में आती है तो मैं आपको बयान करता हूं। अलबत्ता एक पार्शियल एग्जांपल यहां पे मौजूद है। एक पार्शियल एग्जांपल, या शायद ये इसकी कंप्लीट एग्जांपल भी हो सकती है। पार्शियल एग्जांपल, इसकी पार्शियल एग्जांपल यूं बनती है कि हर स्टूडेंट किसी एक ही डिग्री में इनरोल हो सकता है। हर स्टूडेंट किसी एक ही डिग्री में इनरोल हो सकता है, एक से जायद डिग्रीज में स्टूडेंट इनरोल नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट टेबल में से हर रिकॉर्ड, यानी कि हर स्टूडेंट किसी ना किसी डिग्री के साथ एसोसिएट होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो एक से जायद डिग्रीज के साथ एसोसिएट हो सके। एक स्टूडेंट BScs में भी इनरोल हो, MBA में भी इनरोल हो और किसी और डिग्री में भी इनरोल हो, ऐसा नहीं होता। एक स्टूडेंट एक वक्त में एक ही डिग्री के अंदर इनरोल हो पाएगा। ये इसकी पार्शियल एग्जांपल है। और कंप्लीट एग्जांपल क्या बनती कि दूसरे एंड से भी, यानी डिग्री भी किसी एक डिग्री में भी स्टूडेंट, एक डिग्री में एक ही स्टूडेंट आ पाता, लेकिन हम देखते हैं कि एक डिग्री में मल्टीपल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो बहरहाल ये इसकी कंप्लीट एग्जांपल बनती। अभी कोई इसकी एग्जांपल मेरे जहन में आ जाएगी तो मैं आपको कोट कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वन टू वन का रिलेशन, ये शायद हम ऑनलाइन कोई एग्जांपल देख लेते हैं, शायद इमीडिएटली जहन में आ जाए। वन टू वन
रिलेशन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से हमें बात ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, तो इसलिए उसको देख लेते हैं ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। पार्शियल सी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है कि वो क्या है। हाँ जी, ये स्टूडेंट और कॉन्टेक्ट इन्फो के टेबल दो बनाए गए हैं यहाँ पे। ये 1 to 1 का रिलेशन शो कर रहे हैं। एक दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट का टेबल है और कॉन्टेक्ट इन्फो का टेबल है। तो ऐसा मुमकिन है यहाँ पे कि एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड, कॉन्टेक्ट इन्फो का एक ही रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट कॉन्टेक्ट इन्फो में से एक ही रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट होगा, एक से जायद के साथ वो एसोसिएट नहीं हो सकता। इसी तरह एक कॉन्टेक्ट इन्फो एक ही स्टूडेंट के साथ होंगी, मल्टीपल के साथ नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता कि एक कॉन्टेक्ट इन्फो वो सब स्टूडेंट्स की हो या मल्टीपल स्टूडेंट्स की हो। वो कॉन्टेक्ट इन्फो एक आदमी का फ़ोन नंबर वो एक ही का होता है, मल्टीपल लोगों का नहीं होता। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल बन रही है। उम्मीद है आपको कुछ क्लियर होगी। 1 to many की एग्जांपल, 1 to 1 की एग्जांपल तो आपको समझ में आ गई कि हर कॉन्टेक्ट किसी न किसी एक स्टूडेंट को बिलोंग करेगा और हर स्टूडेंट की कोई ना कोई एक कॉन्टेक्ट इन्फो होगी। तो ये उसकी 1 to 1 का रिलेशन बन रहा है। इसके दरमियान 1 to many का रिलेशन समझिएगा जरा, कि टेबल की एक जहत से उसमें 1 to 1 का रिलेशन है और दूसरी जहत से उसका मैनी का रिलेशन है। एक तरफ से 1 का रिलेशन है, दूसरी तरफ से मैनी। कैसे जरा समझिएगा। कोर्सेज और डिग्री में दरमियान बताया गया हमें सेकंड स्लाइड के अंदर कि 1 to many का रिलेशन है। जैसा कि हमने टॉप पे 1 to many का रिलेशन बनाना है। मैनी टू मैनी का हो सकता है, लेकिन हमने 1 to many का बनाना है। 1 to many का रिलेशन बनाने का क्या मतलब है, जरा पहले इसको समझ लीजिएगा। एक कोर्स किसी एक डिग्री में ही ऐड हो सकता है, मल्टीपल डिग्रीज में ऐड नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे कहना मकसूद है। एक कोर्स किसी एक डिग्री में ही ऐड हो सकता है, एक कोर्स मल्टीपल डिग्रीज में नहीं जा सकता। और एक डिग्री के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। तो कोर्सेज की जानिब से देखें तो 1 to many का रिलेशन है, डिग्री की तरफ से देखें तो मैनी टू 1 का रिलेशन कुछ इस तरह बनता है। डिग्री मैनी जहत है और कोर्सेज 1 की जहत है। हर कोर्स किसी ना किसी डिग्री में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोर्स मल्टीपल डिग्रीज में हो। और हर डिग्री के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, हर डिग्री के अंदर। और आप जानते हैं कि आपने एक जो भी डिग्रीज की हैं उसमें कई किस्म के कोर्सेज आपने पढ़े हैं। तो ये रिलेशन यहाँ पे, और कहीं पे ऐसा भी होता है, ऐसा मुमकिन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज़ इसको ऐसे ही लेके चल रही होती हैं कि इन दोनों के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है। मैनी टू मैनी का रिलेशन कैसे होता है कि एक कोर्स मल्टीपल डिग्रीज में जा सकता है और एक डिग्री के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। वो कैसे, मैथ का एक कोर्स, बेसिक मैथ, वो कंप्यूटर साइंस वालों को भी पढ़ाई जाती है, वो MBA वालों को भी पढ़ाई जाती है, वो इकोनॉमिक्स और इस तरह जो कुछ भी बेसिक मैथ हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही होती है। और बहुत सारे, या हर एक स्टूडेंट को ना भी पढ़ाई जाए, बहुत सारे कोर्सेज में वो डिग्रीज में ऑफर की जा रही होती है। इस तरह इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आजकल वो भी मल्टीपल डिग्रीज में ऑफर किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं। इसी तरह मार्केटिंग, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इंजीनियर्स को भी पढ़ाए जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ रिलेशन उससे बन सकता है। हमें प्रपोजल राइटिंग और इस तरह की चीज़ें भी कंप्यूटर साइंस वालों ने पढ़ी होंगी। तो हालांकि वो कॉमर्स और सेल्स के से रिलेटेड हैं और इंजीनियरिंग में उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ाए जाते हैं। तो मैनी टू मैनी का रिलेशन भी बन सकता है, और उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसी एक एग्जांपल में। लेकिन हमारी स्पेसिफिक सिचुएशन में जो हमने इसको लेकर डील कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि कोर्सेज और डिग्री के दरमियान 1 to many का रिलेशन होगा। हर कोर्स किसी न किसी डिग्री, एक डिग्री में जाएगा, मल्टीपल में नहीं जा सकता। और एक डिग्री के अंदर मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। 1 to many का रिलेशन इसको बोलते हैं। और मैनी टू मैनी का भी मैंने साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी आपको। अब मैं मजीद ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।
ये तो बात समझ में आ गई, वन टू मैन का रिलेशन और वन टू मैनी का और मैनी टू मैनी का, इनकी इंप्लीमेंटेशन डेटाबेस में कैसे होती है ये जरा समझिएगा। वन टू मैनी का रिलेशन जहां पे हो, वन टू मैनी का रिलेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन जरा समझिएगा। वन टू मैनी के रिलेशन में होता यूं है कि जो वन साइडेड है, जिधर से रिलेशन वन साइडेड है, उस वन साइडेड में मैनी साइड की आईडी आती है। वन साइडेड में मैनी साइड वाले टेबल की आईडी आना शुरू हो जाती है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। वन टू मैनी रिलेशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। वन टू मैनी के रिलेशन को, वन टू मैनी का रिलेशन मैंने बताया था कि एक साइड वन साइडेड होती है, एक टेबल वन साइडेड होता है और दूसरा टेबल मैनी साइडेड होता है। तो ये कोर्सेज ये वन साइडेड है, इसको हम यूं समझ लें। वन साइडेड कैसे है कि हर कोर्स किसी एक डिग्री में ही जाएगा, एक कोर्स एक डिग्री में ही जाएगा, एक से ज्यादा में नहीं जाएगा। तो चूंकि कोर्स किसी एक डिग्री को करता है इसलिए हम इसको वन साइडेड बोलते हैं। और डिग्री मैनी साइडेड है इस वजह से कि हर डिग्री मल्टीपल कोर्सेज को होल्ड करती है, हर डिग्री मल्टीपल कोर्सेज को होल्ड करती है। तो हम इसको कह सकते हैं ये, तो जो टेबल दूसरे टेबल की मल्टीपल रिकॉर्ड्स को होल्ड कर ले उसको मैनी साइडेड कह लें, और जो दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड को होल्ड करें हम उसको वन साइडेड कह लें। तो वन साइडेड जो आता है वो मल्टी साइड वाले टेबल की आईडी को होल्ड करता है। तो होगा यूं कि ये आईडी जो है ये प्राइमरी की होगी, यहाँ पे आईडी डिग्री के अंदर जो प्राइमरी की होगी वो कोर्सेज के अंदर आएगी, डिग्री की प्राइमरी की कोर्सेज के अंदर आएगी। तो कोर्सेज में एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा और उस कॉलम का नाम होगा डिग्री आईडी, डिग्री अंडरस्कोर आईडी। तो जब आप कोर्स ऐड करेंगे, कोर्स का नेम होगा, क्रेडिट आवर्स होगा और साथ में आप बताएंगे कि इसकी डिग्री कौन सी है। तो जो डिग्री होगी उसकी आईडी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से वन टू मैनी का रिलेशन डेवलप हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। वन टू मैनी का रिलेशन कैसे डेवलप होता है कि वन साइडेड में मल्टी साइड की प्राइमरी की आईडी आती है और एक कॉलम का इजाफा किया जाता है और उसका नाम हमने रख दिया डिग्री आईडी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट, स्टूडेंट के अंदर और स्टूडेंट और डिग्री के टेबल के साथ क्या रिलेशन है ये भी जरा समझिएगा। हमारी स्लाइड्स में इसको स्पेसिफिकली बयान नहीं किया गया असाइनमेंट में, लेकिन हम उसको बयान करते हैं क्योंकि हमने हर स्टूडेंट को किसी डिग्री में इनरोल भी करना है। तो लिहाजा मतलब ये बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट के टेबल का रिलेशन डिग्री के टेबल के साथ इस्टेब्लिश होगा। और वो क्या होगा वो जरा हम सोच लेते हैं। जब वो रिलेशन समझ में आ जाएगा फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो हमने वन टू मैनी रिलेशन को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है। अब देखते हैं स्टूडेंट और डिग्री के दरमियान क्या रिलेशन है और फिर ये देखते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। हर स्टूडेंट किसी डिग्री में इनरोल होता है, एक स्टूडेंट एक ही डिग्री में इनरोल होता है, एक से जायद में नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई। अब डिग्री को देखते हैं, हर डिग्री में एक ही स्टूडेंट आएगा या एक से जायद स्टूडेंट आएंगे। ऑब्वियसली एक डिग्री के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं और ऐसा ही होता है। तो इस स्टूडेंट और डिग्री के दरमियान भी जो रिलेशन बन रहा है वो वन टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। स्टूडेंट और डिग्री के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है जी? वन टू मैनी का। मतलब ये है कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा डिग्री में इनरोल नहीं हो सकता और एक डिग्री में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि डिग्री वाला जो कॉलम है ये मल्टी साइड है और ये स्टूडेंट वाला टेबल जो है ये सिंगल साइड है, ये वन साइडेड है। तो इसको भी ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हमने कोर्सेज और डिग्री को इंप्लीमेंट किया। तो स्टूडेंट के साइड में डिग्री साइड की प्राइमरी की आईडी बन के आएगी। कैसे आएगी जरा देखिएगा। यहाँ पे एक कॉलम होगा डिग्री आईडी, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा डिग्री अंडरस्कोर आईडी।
तो जब भी स्टूडेंट ऐड होगा साथ में उसकी डिग्री आईडी भी डालनी होगी, वो उस वक्त डाल दें या बाद में डाल दें, डिपेंड करता है। अब जरा समझिएगा मजीद, मैं कंप्लीट अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मतलब है इस सारी असाइनमेंट का। ये जरा समझिएगा, यहाँ पे इन 2 लाइनों में कहा गया है कि एडमिन जो है कोर्सेज को डिग्रीज में ऐड करेगा। सूरत हमने ये समझी थी कि ऊपर एक ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन कैसे होगा, यहाँ पे हम उस ड्रॉप डाउन को देख लेते हैं कि वो क्या होगा। ये एक ड्रॉप डाउन है, सारी की सारी डिग्रीज यहाँ पे आ रही होंगी इस ड्रॉप डाउन के अंदर। और स्टूडेंट जब भी एडमिन इस पेज को ओपन करेगा और पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे सारी डिग्रीज उसके सामने लिस्ट हो जाएंगी। वो इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेगा, डिग्रीज नीचे आएंगी, कोई ये डिग्री सिलेक्ट कर लेगा यहाँ से। फिर नीचे चेक बॉक्सेस बने होंगे। चेक बॉक्सेस कैसे होते हैं, ये इस तरह के। मैं 3 ही बनाता हूँ, 3 से ज़ायद नहीं होंगे। मैं बनाता ज़रा मुश्किल हो रही है। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे। आप कोर्सेज के टेबल से सारे कोर्सेज सिलेक्ट करके लूप लगा के चेक बॉक्सेस बना लेंगे। चेक बॉक्सेस बनेगा, साथ उसमें कोर्स का नाम आ रहा होगा। फिर चेक बॉक्सेस, फिर जितने डेटाबेस में कोर्सेज पड़े होंगे कोर्सेज के टेबल के अंदर, उतने चेक बॉक्सेस यहाँ पे आप बनाएंगे और हर एक के सामने कोर्स का नाम आ रहा होगा। मैंने उसको 1 2 3 लिख दिया सिंपलिसिटी के लिए। और नीचे एक सबमिट का बटन होगा। पेज कुछ इस तरह से बनेगा। बहरहाल ये मेरे से कुछ अच्छा लिखा नहीं जा रहा, इसलिए मैंने उसको बस ऐसे ही लिख दिया। ये सबमिट का बटन, आप समझ लें इसको, बद्दा सा है। बहरहाल स्टूडेंट इधर से डिग्री सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसने BScs सिलेक्ट कर लिया, और अब नीचे से जो जो कोर्सेज BScs में होने चाहिए वो उन सबको यहाँ से चेक करता जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है ये वाला चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया, ये 2 चेक कर लिए, तीसरा कहता है BScs में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे हिट कर देगा। तो ये सारे कोर्सेज इस डिग्री में चले जाने चाहिए। चले जाने का क्या मतलब है आप जरा समझिएगा। ये 2 कोर्सेज हैं, कोर्सेज के नाम आपके पास पोस्ट की अरे में आ रहे होंगे। कोर्सेज का नाम साथ में उसकी आईडी, दोनों आप रखवा दें। दोनों मुमकिन है आपके पास आ जाए, नेम भी आ जाए, उनकी आईडी भी आ जाए। जब सबमिट करेंगे तो नेम और आईडी दोनों जानी चाहिए। तो नेम और आईडी आप पोस्ट की अरे से निकालिएगा। निकालने के बाद यहाँ पे कोर्सेज के टेबल में कोर्स को सर्च कीजिएगा। तो जिस कोर्स का नाम 1 होगा उसके अगेंस्ट वो डिग्री आईडी यहाँ से उठा के यहाँ से डाल दीजिएगा। जो ऊपर BScs वाली डिग्री उसने सेलेक्ट की हुई है उसकी आईडी निकालिएगा। निकाल के यहाँ पे डिग्री आईडी के अगेंस्ट वो BScs की आईडी डाल दीजिएगा। बस आपने ये काम करना होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे चलते हैं। अब कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। असाइनमेंट आप स्टार्ट कर दें, टेबल बनाएं, CRUD बनाएं और शुरू हो जाएं। शहजाद साहब, आपको खामोश रहने को नहीं कहा मैंने। मेरा मकसूद ये था कि आप मुझे कुछ करके भी दिखाएं,
कुछ काम किया हुआ दिखाएं, कोई असाइनमेंट की हुई दिखाएं। तो मकसूद सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ तो आप बताएं कि आप क्या सीख पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमारा कोर्स एंड हो और आप सिमाई इंजीनियर बन जाएं। सिमाई इंजीनियर जानते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो वो सिमाई इंजीनियर होते हैं, सुने सुनाए इंजीनियर। उन्होंने चीज़ों को सुन रखा होता है, प्रैक्टिस कुछ नहीं की होती। तो आप भी फिर सिमाई इंजीनियर होंगे, तो इसलिए कुछ कुछ प्रैक्टिकल करें। जो काम हम करते हैं डेली बेसिस पे आप भी कुछ दिखाएं। मकसूद ये था, मकसूद आपको चुप कराना नहीं था। तो मैं आप लोगों की क्यूरीज का इंतज़ार कर रहा हूँ और साथ में मैं चाहूँगा कि आप लोग इस असाइनमेंट को भी करते रहें। ये असाइनमेंट है, अभी आप करते चले जाएं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्यूरीज का इंतज़ार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। ये यहाँ पे मैंने डिलीट का जो फॉर्म बनाया है वो डिलीट हो आपकी के ना आवाज़ कट रही है, मुझे सही तरह सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज़ में शोर बहुत ज़्यादा है, कुछ कट भी रही है। अब सही आ रही पीछे है? पंखा वंखा तो नहीं चल रहा? अगर पंखा चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए बंद कर लें ताकि बात क्लियर हो। हेलो, अब आवाज़ सही आ रही जी, है सर? सर ये एरर देखिएगा इसमें। मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर आपकी शेयर्ड नहीं है। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर स्क्रीन शेयर हुई? जी, सर ये एरर आ रहा है इसमें, डिलीट फॉर्म डिलीट सिंटैक्स होके एरर अनएक्सपेक्टेड SID एट लाइन 8। लाइन 8 खोलिएगा delete.php की। ये अच्छा, तो आपकी फाइल सेव नहीं है। फाइल को सेव करें और पेज पे जाएं।
अब आप ब्राउज़र में जाएँ और रिफ्रेश करें पेज को। जी सर, किया है रिफ्रेश। अच्छा, फिर भी ऐसे ही आ रहा है। जी सर, ऐसे ही आ रहा है। आईडी आपने ब्राउज़र में क्या आ रहा है, आईडी नंबर क्या आ रही है? ब्राउज़र में आईडी इज़ इक्वल टू क्या लिखा वो यूआरएल बार में? ID इज इक्वल टू 13। 13। चलें दोबारा फाइल को ओपन कीजिएगा, कोड फाइल को। अच्छा जी, 1 मिनट, यह देखिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा इसी फाइल पे। ये लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये बंद खत्म कर दें, क्वेश्चन मार्क को खत्म कर दें, या इसके साथ ग्रेटर देन साइन भी डाल दें, बस सेव करें और राइट क्लिक कीजिएगा फाइल पे। इसी सर फाइल पे। हाँ, राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन कंटेनिंग फोल्डर पे हिट कीजिएगा जी। अच्छा जी, आपकी फाइल पड़ी हुई है एचडी डॉक्स में स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। अब ज़रा ब्राउज़र में जाइएगा। सर एक मिनट, मैंने अभी सेव किया है। नहीं, सेम है। लाइन है तो दोबारा ओपन कीजिएगा फाइल को। लाइन नंबर 8 पे। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। आपने $ID, ये आपने उधर लाइन नंबर 8 पे आइएगा, यहाँ पे एक आपने वो डाला हुआ है सिंगल कोट, आखिर वाला सिंगल कोट उड़ाइएगा। सर ये वाला सिंगल कोट, ये आखिर में क्या है, सेमी कॉलन से पहले जी उड़ा जी दिया आपने। जी जी। SID से पहले डॉट डालिएगा सिंगल कोट के। यहाँ पे हाँ, ये पहले लिखा सिंगल कोट है ना यहाँ पे, जी जी $ID से पहले जी डॉट ऑपरेटर डालिएगा, डॉट डॉट। चलें, जी। सेव कीजिएगा। चलें, अब खोलिएगा ब्राउज़र। अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें। जी सर, ये हो गया। थैंक यू। समझ में आ गया क्या इशू था? जी सर, लेकिन ये डॉट लगा वहाँ तो नहीं लगाया हुआ था सर, आपने तो नहीं लगाया हुआ था डॉट? मैंने लगाया हुआ डॉट ऑपरेटर। अगर आप देखेंगे, डॉट ऑपरेटर कंकैटिनेशन के लिए होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए होता है। जी जी सर। तो डॉट ऑपरेटर के बगैर चीज़ें जुड़ती नहीं है। आप देखें, चीज़ टूट जाए तो एल्फी लानी पड़ती है, गोंद सोल्यूशन, कुछ ना कुछ टेप लानी पड़ती है जोड़ने के लिए। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको जोड़ने के लिए भी यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आता है PHP में। वो लगाएंगे तो जो दो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी। थैंक यू सर। सर सेकेंडली मैंने ये पूछना था सर, मैंने ये वो बनाई थी फाइवर पे जो अकाउंट बनाया हुआ है सर, इतने दिन हो गए हैं, वहाँ पे एक जस्ट क्लिक है और वो इम्प्रेशंस भी नहीं बढ़ रहे हैं, ये सर कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इसके लिए मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था। मैंने बताया था कि गिग्स को गिग्स दिखाएं ज़रा अपनी। और सर ये लिखा हुआ पता नहीं क्या आ रहा है ऊपर, ये वाली दो चीजें ये काफी दिन से आ रही, पहले तो गिग्स शो नहीं हो रही थी, ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 15 डेज तो ऑलमोस्ट गिग्स शो ही नहीं हुई, अभी होने शुरू हुई है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या इशू आ रहा था कोई। फॉर्म V9 टू कीप योर गिग्स एक्टिव। फॉर्म V9 को ज़रा देखिएगा, वो क्या चीज़ है, वो कैसे उसको फिल करना है। ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्म V9 फॉर्म फिल करना है आपने कोई, तो गूगल कर लीजिएगा ज़रा, फाइवर V9 फाइन फॉर्म W9 सर, W9 सॉरी, फॉर्म W है ये ऊपर लिखा हुआ है ना, चेक में क्या लिखा हुआ है, चेक इफ यू नीड टू फिल आउट फॉर्म W9 टू कीप योर गिग्स एक्टिव। तो आप इधर लेट्स चेक, इस पे हिट करेंगे तो वो आ जाएगा आपको। चेक पे हिट करें, लेट्स चेक ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे हिट करें, क्लिक करें। जी सर किया। चलें, अब यहाँ पे देखें, वो फील्ड V9 फॉर्म वाचा पूछ रहे हैं, वो दीजिएगा, उम्मीद है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये इसको फिल करो जी, कर लें, जो भी वो पूछ रहे हैं वो दे दें, उनको फीडबैक दे दें ताकि वो आपके साथ रहें। जी। थैंक यू सर। और कोई बात?
जी सर, और ये कि जो अभी आपने वो असाइनमेंट दी है, पहले हम सबसे पहले टेबल बनाएँगे डेटाबेस में, डिग्री का, कोर्सेज़ का, स्टूडेंट का। जी, पहले इनको डेटाबेस में ऐड करना शुरू करना है, फिर इनके दरमियान आपस में रिलेशन बनाना है। जी, ठीक है सर। बनाते जाएँ, सारा कोड कॉपी पेस्ट ही करना है, क्रड वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया है। फिर उसके जी, दरमियान रिलेशन बनाएँगे तो चीज़ें पूछते रहिएगा, करते रहिएगा। वैसे मैंने जी, ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। जी, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, उमैर साहब। सर ये जो W9 फॉर्म होता है ये अमेरिका में टैक्स के रिलेटेड होता है सर, तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर अमेरिका में रहते हैं और टैक्स देते हैं तो फिर यस करें, और सिंपली सर इन्होंने नो करना है क्योंकि ये अमेरिका में नहीं रहते और टैक्स नहीं देते, वहाँ के टैक्स पेयर नहीं है, तो सिंपली उसको नो कर दे, ठीक हो जाएगा। चलें, वो उन्होंने देख लिया, उम्मीद है वो कर लेंगे ऐसे। सर अच्छा मैंने सर पूछना था ये कि मैं आपको रोल के बारे में बता रहा था सर कि रोल को सर आप कह रहे थे कि हर पेज पे सॉरी, आप कह रहे हैं सेशन में हम उसको रोल को डिफाइन कर लेते हैं और हर यूजर को अलग डैशबोर्ड पे लेके जाते हैं। सर देखिए अगर वो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक बंदे का रोल सर सिर्फ सिर्फ देखने के लिए है, यानी कि मॉडरेटर या एडिटर है, लेकिन वो एडमिन पैनल का यूआरएल उठा के अपने पास पेस्ट कर लेता है, तो वो सेशन तो बना हुआ है, वो उसमें लॉगिन तो हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या नहीं, हम ऐसा नहीं हर हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो हम उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन ज़रा देखिएगा मैं उसको कैसे लगाता हूँ। हर पेज मेरी पे जाके स्क्रीन हम उसको। यस सर। देखिए, मैं ये सिंपल आपको बता देता हूँ, समझाऊंगा, शायद आपको समझ में ना आए। मैं करके दिखा देता हूँ एक चीज़। सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को अपनी मॉडिफाई करना है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उधर से देखिएगा ज़रा। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही है। लिस्ट डॉट पी एच पी, हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे हैं इस वक्त। सही है जी। यस सर बिल्कुल ठीक है सर। लॉगिन में आ गए हम, ज़रा यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। स्कूल, और ये हमारी लॉगिन लॉगिन फाइल है। लॉगिन में ना यहाँ पे जाके ज़रा देखते हैं, सेशन में अपना रोल भी रखवा लेते हैं। ये देखें, इसको हम ज़रा एडिट करते हैं अपनी इस फाइल को, और यहाँ पे रोल हम समझते हैं कि डेटाबेस से आ रहा होगा। जो भी रोल होगा रोल उसका वन नाम रख हम लेते हैं सर। रोल वन रख लें, रोल एडमिन रख लें, रोल कुछ भी रख लें। सर इधर मैं एडमिन कह लेता हूँ। आप आईडी रख लीजिएगा, चीज़ों आपको समझाने के लिए उसका नाम ही पूरा रख लेता जी हूँ। सर। क्या चीज़ें वैसे आईडी लोग रखते हैं, तो आप आईडी ना रखिए, नाम भी रख लें, कोई मजाइका नहीं है। अब हमारे पास एडमिन भी जाना शुरू हो गया। जी सर जाना शुरू सॉरी, हो रोल, यहाँ पे उसको एडमिन नहीं कहते, रोल लिखते हैं। रोल, सही है जी। रोल क्या है? गया एडमिन। एडमिन। अब चलते हैं हम अपनी हम चाहते हैं कि लिस्ट डॉट पी एच पी है ना, हम यहाँ से यूजर को लिस्ट डॉट पी एच पी पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। लिस्ट डॉट पी एच पी पे चलते हैं। लिस्ट डॉट पी एच पी अभी हम ओपन कर लेते हैं। ये है लिस्ट डॉट पी एच पी। लिस्ट डॉट पी एच पी पे अगर कोई साहिब एडमिन से नीचे वाले रोल का है, यस सर। तो रोल आईडी यहाँ पे आज एंड लगा के लिख लेते हैं, एक्सेस एंड कर रोल पाते हैं। आईडी देखते इज हैं यहाँ इक्वल पे टू। एक एक नहीं, वो मैं अभी लगाता हूँ, जरा एक और चीज समझिए। रोल मौजूद, उस एक एंकर लगा देते हैं, फिर पीएचपी स्टार्ट करते हैं। सेटिंग को
आ रही है? सर वॉइस ब्रेक होना शुरू हो गई है। शायद हमारी स्क्रीन कुछ इंटरनेट डिस्टर्बेंस की वजह से हो गई। चलिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अब ज़रा आवाज़ और सारी कुछ चीज़ें आपको आ रही होंगी, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। पता नहीं कहाँ से ये डिस्टर्ब हुए थे, हम ज़्यादा नहीं हुए। देखिए हमारे पास सेटिंग्स टॉप पे आ रही हैं। अब ये यूज़र सेटिंग्स में जा सकते हैं। अगर यूज़र है, रोल में यूज़र है, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी लॉगिन पे चला जाए, उसको लिस्ट की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करना चाहें तो या तो यूज़र नेम है नहीं तब भी लॉगिन पे चले जाओ, और या फिर अगर रोल में यूज़र मौजूद है तब भी लॉगिन पे चले जाओ। तो आप वो यूआरएल अपना सेव भी रखेगा तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको। अभी तो ऐसे है वो नहीं जाएगा क्योंकि वो एडमिन है। अब हम ज़रा यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे जाके अब रोल में हम लॉगिन में एडमिन नहीं सेंड करवाते, यूज़र सेंड करवा देते हैं, क्योंकि वो रोल तो उधर से आ रहा होगा डीबी से, लेकिन हम यहाँ पे उसको हार्ड कोडेड कर रहे हैं। देखिए वो लॉगिन पे ही बार बार आ रहा, आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वापस इधर लॉगिन पे ही आ गया, क्योंकि वो यूज़र है, वो एडमिन नहीं है। अगर यहाँ पे एडमिन लिखेंगे तो तब वो उधर जा पाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चेक लगा दिया। यूज़र नेम अगर नहीं है तो तब भी लॉगिन पे चले जाओ, और अगर यूज़र नेम सेट है और रोल यूज़र है तो तब भी लॉगिन पे चले जाओ। ये भी ऐसा है। और अगर मैं यहाँ पे उसको एडमिन कर देता हूँ तो फिर वो ठीक स्मूथ चलेगा। अब मैं यहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये देखिएगा यार वो उस पर जा रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जी उमेर साहब। सर वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी आवाज़, वो मैं उसको सर दोबारा से देख लूंगा। वो समझ लग गया है सर चीज़ों की। अगर उसमें बंदा इफ़ की स्टेटमेंट भी लगा दे कि अगर इफ़ यूज़र जो है वो एडमिन है तो इसको इस पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो, और अगर वो यूज़र कोई और रोल का है तो उसको दूसरे किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो। देखो ना, अभी मैंने मेरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो देखी ना आपने? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो इसमें समझ में आ गई आपको? यस सर, यहाँ पे समझ लग गया सर। चलें देख सर लीजिएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बता दें। कल जी मैं डेटाबेस सर
लास्ट डे मैं डेटाबेस बना रहा था कल से एक दिन पहले सर, तो वो आपने कहा था कि आप यूजर नेम के साथ ईमेल को भी यूनिक रखें सर, तो वो मैं एक यूनिक बना रहा था, तो वो पूछ रहा था इंडेक्स क्या होते हैं, मतलब इंडेक्स इसमें यहाँ पे लगाएं, इंडेक्स तो बेसिकली सर्च करने के लिए होते हैं ना। हाँ, ये कंस्ट्रेंट होती है, इसको भी इंडेक्सिंग ही बोलते हैं। यूनिक एक इंडेक्स होता है, तो यूनिक सर भी एक अगर इंडेक्स हम है। यूजर नेम को अगर हम इंडेक्स बना लेते हैं या फिर इंडेक्स का वहां पे कोई नेम रखते हैं, फिर ईमेल को यूनिक कैसे बनाएंगे? वो कहता है दो एट्रीब्यूट एक टेबल में आप यूनिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जितने मर्जी आप यूनिक बनाएं, कोई इशू नहीं है। ये देखिएगा, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, एक से ज्यादा जितनों को भी यूनिक बनाना चाहे आप बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। प्राइमरी की एक होनी चाहिए, बाकी कंस्ट्रेंट जितनी मर्जी आप लगाते चले। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होती है ना, वो एक ही होनी चाहिए। एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है, और मल्टीपल बाकी कीज एक से ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। समझ गए सही है, करके दिखा दूं या बस ठीक है? वो यूनिक जितनी मर्जी को आप बनाएं, कोई इशू नहीं है। सर। वो फिर बस ये बता देंगे सामने जो इंडेक्स का बॉक्स आता है उसमें इंडेक्स का कोई नेम दे लें हम। नहीं नहीं, मैं देखिएगा जरा, मेरे साथ रहिएगा, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। देखें जी, ये मेरे पास ईमेल है। ईमेल को मैं यूनिक करना चाहता हूँ। ईमेल को यूनिक करना चाहता हूँ, तो ये देखें सामने ड्रॉप डाउन में जाके मैंने क्या लिखा, यूनिक। यूनिक। यूनिक को क्लिक कर दिया तो ये भी यूनिक हो जाएगा। ये उसकी क्यूरी, अल्टर की क्यूरी, ये एग्जीक्यूट होगी बिहाइंड द सीन। मैंने क्लिक किया, अल्टर क्यूरी ऐड यूनिक। हाँ जी, वो कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्रीज मौजूद हैं, इसलिए यूनिक की आप ऐड नहीं कर सकते। तो मैं डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करूंगा वहां से। ईमेल वाले कॉलम में ये डुप्लीकेट मौजूद हैं, एक को मैं एडिट कर देता हूँ, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज खत्म हो जाएंगी। और भी देखते हैं कोई एक डुप्लीकेट तो नहीं है बीच में। जब डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी तो मुझे एडिट करने नहीं देगा उसको। यूनिक, अब जरा देखिएगा, दोबारा चलाते हैं उसके ऊपर। ये यूनिक, तो वो देखें यूनिक ईमेल के साथ भी एक की आ चुकी है, और ये हाँ जी। यूनिक बन चुका है। अब इसमें यूनिक वैल्यू ही जाएगी। तो कोई इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इंडेक्स लगाएंगे ना, ये नीचे इंडेक्सिंग, वो और कंस्ट्रेंट है। हम इंडेक्स नहीं लगा रहे, हम यूनिक लगा रहे हैं उसके ऊपर। सर ये तो बहुत इजी से बन गया है। मैं तो जब नया टेबल बना रहा था उस टाइम उसको वहां पे यूनिक कर रहा था साइड से कॉलम में से, उस टाइम वो खुद ब खुद इंडेक्स ऊपर आ जाता था। यहाँ पे तो उसने बस यहाँ पे इंडेक्स तो के बारे में पूछा सिंपल, ही। बस ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ये। ठीक है सर, समझ लग गया। थैंक यू सर। ठीक। जी सैफुल्ला। जी सैफुल्ला, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अब बोलें, बात करें। सैफुल्ला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आवाज़ आपकी मुझे सुनाई नहीं दे रही। आपके माइक में कुछ इशू है आई थिंक, जिस वजह से कंप्यूटर के माइक में, या आपकी हैंड फ्री या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं माइक, उसमें कुछ इशू है। तो अब जो भी बात लिख के मुझे बता दें, क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं, या कुछ दिखाना है तो वो कोई एरर वेरर है तो दिखा दें स्क्रीन पे, जो भी दिखाना है। कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा मुझे, मैं आपको कुछ ना कुछ आंसर कर दूंगा। अगर कोई एरर है तो स्क्रीन पे उसको दिखा दें, वो क्या है, जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं। या आप दोबारा आ जाओ, पहले माइक को एक दफ़ा चेक कर लो, फिर देखो। जी साइमा नोरीन, ये देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ब्राउज़र का कीवर्ड है। मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी। जब भी आप डीबी में कोई चेंज करें तो एक दफ़ा ब्राउज करके क्लिक करें, ताकि आपको अपडेटेड रिकॉर्ड नज़र आए। ये मेरी स्क्रीन पे अगर आपको ब्राउज का बटन नज़र आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये ब्राउज का बटन है, इसको हिट करेंगे
तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका डेटा। अगर यहाँ से डेटा डिलीट नहीं हुआ तो आप अपनी क्यूरी को डिबग करें, इको करवाएं क्यूरी को और देखें कि क्यों क्या क्यूरी बनी और उसमें इशू क्या है। और अगर डेटा डिलीट हो गया तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और डेटा डिलीट होना चेक कैसे करते हैं, डीबी में जाके चेक करें और उसको ऐसे रिफ्रेश करें या list.php पे चले जाएं, वो आपको अपडेटेड रिकॉर्ड दिखा देगा। चलें फिर, अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो आप लाइव आ सकती हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। और अब खुद से डिबग कर सकती हैं तो खुद से कर लें, नहीं कर सकती तो लाइव आइएगा, मैं आपके कोड को दोबारा देख के बता देता हूँ कि इशू क्या है। आपने पहला इशू जो बताया था वो तो आपका रिजॉल्व हो गया, दूसरा इशू है ये, तो कोई इशू नहीं है, आप तशरीफ लाएं, मैं आपका ये इशू भी रिजॉल्व कर देता हूँ। बाकी लोग असाइनमेंट करते रहें, ये असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, एडवांस है और ऑफिशियल असाइनमेंट है, इसलिए इसको ज़रा संजीदगी से लीजिएगा। वहीं से जो पहले से शेयर हुआ है ना, वहीं से जाके आप दोबारा उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कमेंट्स में देखें, ग्रुप में जाके देखें, एक लिंक बार बार भी यूज़ हो जाता है, कोई इशू नहीं है, जितनी मरतबा चाहें आप उसको यूज़ कर लें। ग्रुप में टॉप में ये यहाँ पे भी मैंने एक रोज़ाना एक पोस्ट क्रिएट की होती है, इस लिंक को भी आप हिट करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। जी सैफुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही सर जी। लॉगिन फॉर्म पर क्या जी, क्या इशू है लॉगिन फॉर्म में? आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो अगर आपको कोई रियल टाइम में कोई इशू है तो कंप्लीट उसको लिखें, या मुझे डिस्प्ले भी कर देते तो इशू देख के ही पता चल जाता कि ये इशू है। पेज में कोई एरर आ रहा है तो वो लाइव आके आप डिस्प्ले करवा दें स्क्रीन शेयर करके। आवाज़ नहीं आ रही तब भी कोई इशू नहीं है, और अगर कोई कोई इशू लिख सकते हैं तो लिख लें। ये लाइव दिखाएं तो मुझे पता चलेगा, लाइव दिखाएं, बेशक बोले नहीं लेकिन लाइव दिखाएं। लाइव दिखाएंगे तो बात समझ में आएगी। ये जो सैफुल्ला ने इशू बताया ये लाइव आके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर स्क्रीन शेयर है। जी जी चलें दिखाएं आप, क्या इशू है? डीबी खोलें जरा, डीबी दिखाएं मुझे पहले। जी सर ये देखें, रिकॉर्ड नंबर रिफ्रेश 10 करें मैंने पेज को। डिलीट की। किसको डिलीट किया आपने? रिकॉर्ड नंबर 10 को मैंने डिलीट किया है वहाँ से। छोड़ दें इसको, यहाँ पे इसको बैक क्यों जा रही हैं यहाँ से? तो इसको ऐसे ही रहने दें, वहाँ जाएं, अब ब्राउज़र में जाएं, दूसरी तरफ जाएं, कोड फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है, कोड फाइल नहीं सॉरी, वो ब्राउज़र में जाके इसको एग्जीक्यूट करें और साथ यहाँ एक मिनट कोड में भी रहिएगा, कोड में भी रहें, कोड खोलिएगा 1 मिनट। यहाँ पे जो लाइन नंबर 9 है, कोड कमेंट किया हुआ है, अनकमेंट कर दें। और नीचे वाला इफ सारा ना वो इफ की बॉडी में इको जो किया हुआ है वो तीनों लाइनें कमेंट कर दें। इको की बॉडी में जो 3 लाइन, हाँ ये तीनों लाइनें कमेंट कर दें, इनको। चलें सेव करें। जी सर। चलें अब ब्राउज़र में जाके इस कोड को एग्जीक्यूट करें।
चलो ठीक है, 1 मिनट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए आपने ना स्टूडेंट के आगे ना ऊपर कोट्स लगाए हुए हैं, ये कोट्स नहीं आपने लगाने थे। दोबारा आए, ब्राउज़र में आए, आप देखें ब्राउज़र में आए ज़रा, ओ सॉरी, कोड फाइल ओपन करें। ये टेबल नेम जहाँ पे लिखा है ना डिलीट फ्रॉम, आगे स्टूडेंट वन, इनके साथ से डबल कोट्स उड़ा दें। चलें, अब वो सारे कोड को अनकमेंट कर दें। पहले इसको अनकमेंट कर दें, ये बॉडी वाले जी, इसको अनकमेंट कर दें। ऊपर वाले को कमेंट कर दें जो पहले किया था, इसको अनकमेंट कर दें। चलें ऊपर वाले को, चलो आगे चलो, सेव करें। चलें अब देखें 10 नंबर रिकॉर्ड है यहाँ पे। नो सर अब नहीं है। हाँ 15 को रिकॉर्ड को 15 को दोबारा डिलीट करें, वो भी हो जाएंगे इमीडिएटली। 14-15 को ये देखें हो गया। चलें जज़ाकल्लाह। जी थैंक कोई और इशू? सर सेकेंडली में ये सर जी सर ये नंबरिंग जो है ये खुद ब खुद ही जैसे कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो वो नंबर खत्म हो जाता है, ऑटो वो नहीं रीसेट नहीं होती ये नंबरिंग? नहीं, ये इंडेक्सिंग है। ये हमने 14 ये वो जो डिलीट कर दें उससे ऑनवर्ड ही चलता है, पीछे जो मिसिंग है वो मिसिंग को छोड़ देता है। डेटाबेस खुद से उसको मैनेज कर रहा होता है, इसलिए मिसिंग को छोड़ देता है वो। और सर आपने वो कहा था ना कि आपने ये खुद से सेट करनी है इसको, नंबर आईडी जो है वो ऑटो आनी चाहिए। तो मैंने सर जब वहाँ पे जाके चेंजिंग की तो वहाँ पे ये सीरियल नंबर एक अलग से चीज बन गई और ये वाली नंबरिंग जो है ये सेपरेट हो गई। ये दो ये तो अलग हो, वहाँ ये तो नॉम। आपने ये वाली आईडी क्यों डाली? आईडी मैंने कहा था नहीं डालनी वहाँ पे, ये नेम की जगह सर मैंने आईडी आईडी नहीं डाली सर, मैंने इसको वो वहाँ पे जाके ऑटो सेट करने के लिए लगाया था कि खुद ब खुद सेट हो जाए ये, इस वजह से यहाँ पे ये डबल हो गया फिर, और ये 1-1 ऐसा लिखा हुआ। नहीं, आप list.php दिखाएं ना तभी पता चल जाता है। मैंने नीचे आए, कॉलम्स जहाँ पे लगाएं, कॉलम नेम वहाँ पे पहले किया। ये देखें पहला कॉलम आपने इसे SR नंबर लिखा हुआ है, ये पहला कॉलम TR में। दूसरे में क्या लिखा हुआ है आपने? नेम, फादर नेम। सही है, बस ठीक और है, नेम आपके पास आ गया। अब आप लूप के अंदर आइएगा। लूप में पहला कॉलम TD में क्या लिखा हुआ आपने? 1। ऐसे ही है ना? जी, ये 1 किसके अगेंस्ट आ रहा है? सीरियल नंबर के अगेंस्ट आ रहा है ना? जी और नीचे आईडी फिर आपको यहाँ पे नहीं देनी थी, यहाँ पे नेम आना था नीचे। सर उससे नहीं, नीचे मैंने ये इसलिए दिया था कि वो आपने कहा था ना कि आप नेम और फादर नेम और एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपने ये खुद से शो करवाना है आईडी को, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आईडी लिखा था। ये वाली आईडी नहीं शो करवानी थी। ये जो डेटाबेस से आ रही आईडी ये शो नहीं करवाते कभी भी यूजर को। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से इसको खत्म कर दूं अगर? सुने, खत्म कर दीजिएगा बाद में, पहले बात को समझ लें कि डेटाबेस से जो आईडी आ रही है ना वो यूजर को कभी शो नहीं करवाते। वो इंटरनल मैकेनिज्म के लिए होती है, यूजर उससे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ये आईडी तो डिलीट कर देनी चाहिए। यहाँ से ऊपर जो आपके पास जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर आना चाहिए। सीरियल नंबर समझती हैं? रिकॉर्ड्स कितने हैं? जी चले खैर, आप बहुत सारे लोगों ने ये काम किया नहीं है तो आप मेरी स्क्रीन को देखिएगा। मैं 1 मिनट में ये करके दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन को देखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स ने, मैंने कहा था ये खुद से करके आइएगा, स्टूडेंट्स ने इसको नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिखे। हाँ चले, मतलब ये है कि नहीं हो पाया, आप मुझे बताते तो मैं कर देता। देखिएगा ये मेरे पास भी ऐसे ही नज़र आ रहा है आपको, 1 ही लिखा हुआ है अभी तक। जस्ट मिनट, मेरी स्क्रीन देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं ज़रा ब्राउज़र में आ जाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास भी 1 नहीं आ रहा स्क्रीन पे, ऐसे ही है। अच्छा जी, चलें खैर, आप आउट हो गई हैं। यहाँ पे मेरे पास भी 1 लिखा हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं कोड में। कोड में देखें ये वाला कॉलम, सबसे पहला टॉप वाला कॉलम, ये हेडिंग है सीरियल नंबर, और यहाँ पे सीरियल नंबर, इधर लूप के अंदर भी यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, और यहाँ पे जो कुछ चेंज करूँगा वो यहाँ पे आएगा। मैं चलता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ काउंट। चाहे तो ये इसको इधर बना लूँ और चाहे तो इसको टॉप पे बना लूँ,
यहाँ पे जहाँ मुनासिब समझते हैं वहाँ पे बनाया जा सकता है। मैं टॉप पे बना लेता हूँ, दोबारा मुझे ज़रा कम कोड लिखना पड़ेगा। काउंटर, नाम कुछ भी रख सकते हैं, काउंटर मैंने रख दिया, ये काउंट करेगा चीज़ों को। और इसमें मैं 1 स्टोर करवा देता हूँ। 1 स्टोर हो गया इसमें शुरू में, जब स्टार्ट में इनिशियल वैल्यू इसकी 1 होगी। अब मैं चलता हूँ लूप के अंदर जाके, 1 है वहाँ पे। हर दफ़ा जब लूप चलेगी मैं इसको इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP एंड कर देता हूँ, और दरमियान में आके मैं इसको इको करवा देता हूँ काउंटर को। काउंटर वेरिएबल है मेरा, काउंटर इको हो गया। हर दफ़ा 1 आएगा, लेकिन मैं इसको अगर प्लस प्लस कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो जितनी दफ़ा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उतनी दफ़ा काउंटर इंक्रीमेंट भी होता चला जाएगा और इसकी वैल्यू स्टोर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल सी 2 लाइनें लिखनी थी। काउंटर का वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया, उसमें 1 रखवा दिया, और फिर उसके बाद काउंटर को यहाँ पे 1 की जगह मैंने काउंटर को डिस्प्ले करवा दिया और उसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब ज़रा फाइल में आके ज़रा देखते हैं, और उसमें सीरियल नंबर चल पड़ेगा, जितने रिकॉर्ड्स होंगे उनके साथ सीरियल नंबर आ गए। सिंपल सा काम था, थोड़ी सी ज़रा प्रोग्रामिंग लॉजिक ज़रा मेच्योर करने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व होंगी कि आपके पास टूल किट है, इस टूल किट को आप यूटिलाइज करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। चलें, कोई और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं कर सके, मैंने आपको एज ए असाइनमेंट दी थी और मुझे याद भी नहीं रही पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये काम हमसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं आपको कर दूंगा। और अगर हो चुका तो तब भी बता दें, ताकि दूसरों से पूछा जा सके कि जी बाकियों से हो चुका कि नहीं हो चुका। जिनसे नहीं हुआ उनको बता दिया जाए। जी गुलशन, गुलशन आपकी आवाज़ डिस्टर्ब है, कट रही है। जी बताइएगा क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। वालेकुम अस्सलाम। सर बात आपकी करें आप। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से, कोई इशू भी नहीं है मेरी तरफ से, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। सर मैंने फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं की, क्यूरीज में रीना एडिट और डिलीट वाले काम कर रही थी, बट फॉर्म का इशू आ रहा है। उसमें रिजल्ट में, डेटाबेस में ना जो रिजल्ट जा रहा है ना, उसमें का यूजर ने देखिए मुझे दिखाएं, इस तरह जुबानी कुछ ना बताएं, जो कुछ आ रहा है वो मुझे दिखाएं। एरर दिखाएं, कोड में दिखाएं, ब्राउजर में दिखाएं, कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाएं। इस तरह जुबानी समझ में आती है इस तरह की चीजें। सर अगर आपको मेरी क्यूरी समझ आ रही है तो काइंडली आप कमेंट में चाहे आंसर कर दें मुझे। आपकी जी क्वेश्चन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन एरर मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या एरर है। तो एरर को ज़रा डीपली एक्सप्लेन कर दें, या फिर आसान तरतीब ये है कि स्क्रीन शेयर करके एरर दिखा दें, बात समझ में आ जाए, या एरर को कॉपी पेस्ट कर दें मुझे, तो मैं कुछ जी मेरी तरफ से सब लोगों को आवाज़ ठीक जा रही है, बाकी लोगों को आवाज़ ठीक जा रही है, किसी ने कोई और ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, तो ये शायद आपके पास ही इशू है। आप अपने हेडफोन को चेक कीजिएगा,
ये अपनी वॉइस को देखिएगा कहीं आपने उसको बंद तो नहीं। मेरी तरफ से ठीक है। उमैर कोई कैपिटल करें और कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं है किसी का इशू रिजॉल्व कर रहे हैं या क्या है। हाँ ठीक है, सैफुल्ला को ये आंसर कर रहे हैं। सैफुल्ला, ये आपके कोड में $अंडरस्कोर पोस्ट जो है ना, पोस्ट कैपिटल होना चाहिए। मैंने बताया था पोस्ट की अरे जो है ना, ये बिल्टन अरे है, और बिल्टन अरे होती है, इसको एज इट इज़ लिखना है जैसे ये है, और इसको अंडरस्कोर कैपिटल में पोस्ट लिखते हैं, POST कैपिटल होना चाहिए सारे। तो गुलशन आप या तो पूरा एरर मुझे सेंड कर दें, या फिर स्क्रीन शेयर करके एक दफ़ा मुझे दिखा दें, या आप निदा से कंसर्न कर लें, वो आपको कुछ हेल्प कर देंगे आपकी स्क्रीन शेयर करके। मेरी आवाज़ तो ऑलमोस्ट सबकी तरफ सबको सेम जा रही है। जी, तो मैं देख के ही बताऊंगा। आपका कोड अगर मुझे दिख पाए, मैं उसको देख सकूं और लाइव चलते हुए उसको ब्राउज़र में उसकी एग्जीक्यूशन देख पाऊं, तो फिर मैं उसका हल कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम है आपकी फ़ाइल में क्या लिखा हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया आपकी प्रॉब्लम का, तो आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखाएंगी तो तब मुझे पता चलेगा कि आपका कोड क्या लिखा हुआ है, उसमें मसला क्या है। आपके कोड में कुछ ना कुछ सिंटैक्स एरर्स होते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस लॉजिक के एरर्स होते हैं, वो रिजॉल्व करने ज़रूरी होते हैं, और वो जब तक मुझे कोड नज़र नहीं आएगा तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए कोड से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं, कोड फाइल को देख के ही समझ में आते हैं। इसलिए हमने ये लाइव सेशन रखा है। इसमें आप लाइव आते हैं और जी, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। किसी को कोई क्यूरी है तो मुझसे कर सकता है। तो मुझे बता सकता है। मैंने पहले बारहा कहा है कि कोड से रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे वो कोड देखे बगैर हल नहीं किए जा सकते। कोड बहरहाल ये वर्चुअली समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपकी मोस्टली आपने कोड ही गलत लिखा होता है, आपकी बिजनेस लॉजिक गलत होती है। अभी तक जितने लोगों के मैंने एरर्स रिजॉल्व किए हैं, एक्स्ट्रा सेमीकोलन नहीं डाला होता, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा होता, किसी और फाइल में एडिट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट किसी और को कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कोड्स डाल रहे होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो देखने के बाद ही पता चलता है कि आपके पास क्या एरर है। तो एरर रिजॉल्व करवाने हैं अगर आपको,
तो आपको लाइव आना होगा, स्क्रीन शेयर करनी होगी, स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाने होंगे वो एरर, तब मैं उनको हेल्प करूँगा। तो अभी जितने भी लोगों के एरर रिजॉल्व हुए विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड भी लोगों के एरर रिजॉल्व हो जाते हैं जब वो राइट वे करते हैं। और अगर आप 1-2 मिनट के लिए लाइव आएंगे और अपने एरर को दिखा देंगे तो विद इन ए मिनट वो सॉल्व भी हो जाएगा, एरर रिजॉल्व हो जाएगा। चलें जी, आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि गुलशन दोबारा लाइव आएंगी और मुझे कम से कम स्क्रीन शेयर करके अपना कोड दिखा दें। आवाज़ आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे मेरी आवाज़ भी उन तक नहीं जा रही। तो बहरहाल कल देख लेंगे इस एरर को। अदरवाइज़ मैंने कहा कि आप निदा से कांटेक्ट कीजिएगा, निदा आपको हेल्प करेंगी। आप उमैर से कांटेक्ट कर सकती हैं, उमैर भी आपको हेल्प आउट कर देंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन आप मुझ तक पहुँच नहीं पा रही सही तरीके से, कोई इशू है आपकी डिवाइस में। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं जी। आप लोग असाइनमेंट करते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा वो सॉल्व हो पाए। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।